नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलस्रल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़िम शहर व मोहतरम उमराए मकामी बुजुर्गों, भाइयों बहनों, प्रोग्राम इससे पहले डिक्लेयर हुआ था और फिर उसके बाद बावजूद उसको मुलतवी किया गया और इस इल्तिवा के बाद हम प्रोग्राम के लिए हाजिर हैं। असल में उन्वान पहले राष्ट्र कश्मीर था, अब उसकी गुंजाइश बढ़ा दी गई मुल्क के मौजूदा हालात। और मुल्क के मौजूदा हालात जो हैं ये हमारा बहुत रेगुलर टॉपिक है दहाइयों से, जिसमें हम मुल्क की रहनुमाई कर रहे हैं। और वो सारे टॉपिक्स अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो तवील होगी, लेकिन आजकल मुझे वो हदीस ज़्यादा याद आ रही है जिसमें ये बात कही गई कि दौर आया होगा जिसमें फितनों का नुज़ूल होगा और पैदर पे फितने नाज़िल होंगे। तो वो कौन सा दौर होगा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आज के दिन तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम अभी अक्टूबर में हैं और नवंबर के फर्स्ट हाफ में बाबरी मस्जिद का फैसला आएगा। चीफ जस्टिस रिटायर कर रहे हैं और जिस अंदाज से उन्होंने उसको चेकअप किया है तो ये सबका एहसास ये है कि 15 नवंबर से पहले बाबरी मस्जिद का फैसला आएगा। फैसला इधर आए या फैसला उधर आए, जहाँ तक मिल्लत की क़ियादत की समझ है तो वो ये है कि सबूत और गवाह के एतबार से हमारा मुकदमा मजबूत है। मगर जब कौमें कमज़ोर होती हैं तो बकौल आमिर उस्मानी के कि हुए क्यों कत्ल, हम पे ये इल्ज़ाम है, हम खुद क्यों कत्ल हो गए, ये इल्ज़ाम हम पर ही है। किया जिसने कत्ल है वही मुद्दई, किया जिसने कत्ल है वही मुद्दई। तो वकीलों में हाकिम शहर ने फैसला ये दिया नाश को नजर जिंदा किया जाएगा। अब वकीलों में ये बहस छिड़ने को है, ये जो कातिल को थोड़ी सी जहमत हुई, ये जो खंजर पे हल्का से खम आ गया, इसका तावान किससे किया जाए। तो सिचुएशन तो इतनी वोलेटाइल है कि अगर हक है भी और हक अगर फैसल भी हो जाए तो क्या वक्त नाफिज़ अमल है। हुज्जत के एतबार से ये बात कही जा सकती है, कही जा रही है, कही जानी चाहिए कि अगर नाफिज नहीं करते तो कमज़ोरी हमारी नहीं हुकूमत की होगी। लेकिन दानिशमंदी का, विरासत का तकाज़ा ये भी है कि जिसे तवक्को कर रहे हैं वो क्या है ये जानना चाहिए कि तवक्को किससे करें। तो तारीख़ के लिए हर एतबार से ये मरहला एक तारीख़ी मरहला है और जब भी हिंदुस्तान की तारीख़ पढ़ी जाएगी इन मराहिल को कोई तारीख़दार नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन एक सवाल है जिसकी तरफ हम बात को भी आएंगे कि जो भी नज़रियाती तहरीकें होती हैं वो नज़रिया कितना कामिल है, कितना नाक़िस है, कितना बातिल है, ये अपने अपने नज़रिए के एतबार से तय होता है। इसलिए कि मज़हब और धर्म जिसको कहते हैं तो उसकी रिवायत तो ये रही है कि आम तौर पर उसके लिए दलील मतलूब नहीं होती, उसके लिए तो आस्था है। और जब वो आस्था होती है तो फिर जानवर की हैसियत बढ़ जाती है, इंसान की हैसियत खत्म होकर रह जाती है।
और ये जो बुत होते हैं मुख्तलिफ होते हैं, और तारीख ने उसके मुख्तलिफ मंजर देखे हैं। चाहे वो बुत इस तरीके से मज़हब के नाम पर हो, चाहे वो बुत नेशनलिज्म के नाम पर हो, चाहे वो बुत रेसिज्म के नाम पे हो, हर एक ने गुल खिलाए और इतनी खुरेजी की है कि अब लोगों को जल्दी उनके आदत शुमार भी आती है। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये सारे असबाब इसलिए तो नहीं होते कि वो तस्करे के लिए रह जाएं। ये असबाब तो होते हैं कि फ़ाक़त दुनियाविल अब्सार, तुम इससे क्या सबक लेते हो। सवाल ये होता है कि तुम इससे क्या सबक लेते हो। और इंसाफ तुम्हारे रहते हुए नाफिज नहीं हो सकता, तो तुम्हारे रहते हुए हमारे रहते एक सवाल निशान तारीख हम पर लगाएगी कि यहाँ पर भी 20 करोड़ से ज़्यादा अफराद खैर उम्मत बसा करते थे, और 20 करोड़ की आबादी किसी रूरल सोसाइटी में, चाहे वो सो कॉल्ड अक़लियत हो, बहुत माना रखती है। सवाल यह है कि उस असासे को आप कैसे वर्कआउट करते हैं और कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड बनाते हैं। ये फिरासत है, ये हिकमत है, और ये दीन का तकाजा है। तो जिनके बारे में हम बहुत रवानी से कह के निकलना है कि निज़ाम बातिल के अलमबरदार हैं, निज़ाम शिर्क के अलमबरदार हैं, वो अपनी स्ट्रेटजीज में गालिब हैं। मैं कामयाब, वो या तो दिल में है या फिर जेल में। तो इतने हौसले के साथ बात कह रहे हैं कि हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे, तो ये कोई सिंपल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन ये परसों मोदी जी अकोला में बोल रहे थे, तो मुझे याद आया कि हम भी परसों ये किसी लीडरों यही बोल रहे थे कि साहब जिस हिकमत अमली के तहत जिस परस्तों को हम रोक रहे थे और जिन सेक्युलर को हम संभाल रहे थे, तो मोदी जी ने अपने अकोला की तकरीर में, जालना की तकरीर में ये कहा कि जो थे वो सब हमसे टिकट मांग रहे थे, अब जितने थे दे दिए उनको, अब जो बचे हैं वो आएंगे नहीं ज़्यादा, लेकिन जो कुछ आएंगे वो भी 21 के बाद आ जाएंगे। जो जीतेंगे वो भी कतार लगाएंगे कि साहब हम भी आपके पास आ जाते। तो इतनी पशमुर्दा है कांग्रेस और एनसीपी कि मिलत उससे बहुत ज़्यादा निहाल है। हम जैसे भी हैं उनसे बहुत बेहतर है इस कश्मकश में। तो मैंने तो एक ही चीज़ का पहले इशारा दिया, हम इशूज़ को टेकअप करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी गुफ्तगू, लेकिन चूँकि हमारा उन्वान में वसअत है, इसलिए उसका तकाजा भी है कि कुछ और इशूज़ जो इमीडिएट हमको दरपेश है, रेलेवेंट हैं, और उससे इनकार वो जो है रेत में सर डालने के माने होगा। इसलिए एक चीज़ का तज़किरा तो है, अब उस पर आज मिल्लत की क़ियादत में भी ये गुफ्तगू जारी है कि ये जो फैसला आ जाए अगर, तो बोर्ड का इजलास हुआ है रिसेंटली, अभी पहले हफ्ते में, और उसमें ये हुआ है कि सब उन दिनों जो 2-4 दिन में फैसला आ सकता है, तो उसमें सेक्रेटरी जनरल साहब जो है दिल्ली ही में होंगे, और अगर ये फैसला आया तो ये प्रेस रिलीज होगी, ये आया तो ये होगी, ये आया तो ये होगी, और ये आया तो ये होगी, 4 ऑप्शन से, ताकि कोई कंक्लूजन पेश किया जा सके। ये पेश किया, एक होमवर्क किया है बोर्ड में। हमारा सवाल ये है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं दिल्ली में, जमात और हम सब दीगर भी, फिर प्रेस रिलीज तो दे देंगे, लेकिन उसके बाद का रिस्पांस या रिएक्शन क्या होगा। वहाँ अगर कोई विजय का जश्न होता है तो वो विजय में वो कितने उत्तेजित होंगे और उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। फैसला हमारे खिलाफ आता है तो हमारे नौजवानों में से बहुत ज़्यादा न सही, अशारिया में सही, लेकिन काम के लिए तो बहुत है, उसका क्या होगा।
ऐसा हो तो क्या हो, वैसा हो तो क्या हो, अभी इस पर गुफ्तगू करके किसी नतीजे पर पहुंचना है। अब जबकि फैसला करना, अब इसको जहां का वहीं अगर गुफ्तगू करते चले तो मैं इसको फिर से मौका होगा तो इस टॉपिक को जहां रिलेवेंस होगा उसको लाऊंगा। लेकिन जिस सीरत की हम बात कर रहे हैं, मेरा तो मानना यही है कि अगर नजरिया जिसको हम पेश कर रहे हैं तो अल्लाह की किताब में, जिसमें खुद अल्लाह ने कह दिया है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीन। अल्लाह ने ये सनद किसी नबी को नहीं दी और फरमाया कि मोहम्मद हमने यहाँ आकर इसको तमाम और काबिल रजा कर दिया, हम इस पर राजी हुए। अब ये मुकम्मल हो गया तस्वुर, कंसेप्ट, विजन। तो विजन के एतबार से कुरान में अब न किसी नुक्ते की इजाफे की जरूरत है, न किसी हरकत की हज़फ की जरूरत है। लेकिन वो चीज़ जिसके बारे में मौलाना मौदी कहते हैं कि तुम्हारी बगलों में शाकरीद है, जिससे हर मसले का हल है, वो किताब, वो विजन, वो हिकमत, वो अप्लाई कैसे हो, जिससे कि हम जो है खैर उम्मत होते या होना तो होगा, हम नहीं होंगे तो नस्लें होंगी, लेकिन हमको तो हिसाब हमारा देना है ना। हम ये कहकर तो नहीं निकल सकते कि तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, है ना, ये रुशिदादार के अफसाने से, पासवा मिल गए काबे को सजमाने से। वो जिसको बनाना है पासवा बनाएगा। आप अपनी बात करो ना, आपको भी तो पासवा बना के भेजा गया, मुझे भी तो पासवा बना कर भेजा गया। मेरे लिए भी वही उसवा है, मेरे लिए भी वही कायद नबी है, मेरे लिए भी वही किताब है। मैं इस किताब को कैसे समझने की जस्तजू करूं? मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्लेन करने बैठे तो सीक्वेंस और सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। मसला ये है उसको अडॉप्ट करने का, उसको इख्तियार करने का, उसके उस विजन के साथ उस हौसले का, उस सच्चाई को समझकर उसके इस्तक़लाल के साथ कैरी करने का। और तारीख इस पर भी शाहिद है कि जिसने हौसला दिखाया उनको नुकसान बहुत कम हुआ, और जिन्होंने एडजस्टमेंट किया उनके सरों के मीनार लगा दिए गए। मुराद ये नहीं है कि हम सर कटाने की दावत देते हैं, हम दावत देते हैं विजन के साथ हौसले की। और हम ये समझते हैं कि हौसला खोरेजी को कम करता है, तो हम कैसे खोरेजी की दावत देंगे? इसलिए बहुत शॉर्ट में अगर इस गैप को फिल करें तो हम ये देखते हैं कि साहब एक मस्जिद का मसला, और सबसे मोहतरम मस्जिद का मसला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने था, और कि अपने जज्बे से मचलते और बुतों का सत्यानाश कर देते। लेकिन ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है, जिसको हम मौजज़ाती उसवा समझते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे की मेराज ये है कि असबाब की दुनिया में असबाब से, तरतीब से, सलीक़े से चीज़ें भी ख्वाहिश से, दुआ से काफ़ी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की मौजूदगी में, लेकिन ऐसे सजदा-रेज़ नहीं हुए कि अब बुतों का कोई टेंशन ही नहीं था, अब तो हमने कर लिया, अकोमोडेट कर लिया। अब आप खुद तकरीर करेंगे, आप खुद समझाएंगे कि बुत कैसे हटे और मस्जिद आबाद कैसे हुई। यहाँ तो आबाद क्या होती है, वो तो बिल्कुल नीस्तो नाबूद कर दी गई, जिसको एहतराम से हम कहते हैं कि शहीद कर दी गई। तो सवाल एक है कि वो क्या हिकमत अमली थी जिसका नतीजा ये आया, और अगर ये आया तो अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए जिससे कि मजीद कोई मस्जिद दाव करने लगे। तो ये होमवर्क है तहरीक के सामने, ये नहीं है। एक इशू है।
दूसरा इशू जो है मुल्क के सामने दरपेश, अगरचे कि इशू नहीं है मगर इशू है इसलिए कि जिनके हाथ में वो इशू बनाना और इशू को से उलझाना इसकी मांग करते हैं, वो एनआरसी का इशू है। और एनआरसी के हवाले से ठीक है, लीगल प्रोसेस जो होगा जिसमें कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर करना होगा, वो जो भी होगा। लेकिन आज मैं देख रहा था, अभी मुझे देखना है कि हमारे घर में जो वोटर लिस्ट से चिट्स आई तो वो 5 ही आई। अभी हमारे 2 बच्चों की, 2 बेटियों की, बहुओं की नहीं आई। और जनाब मुस्तफा फारूक साहब जमात इस्लामी इनके मरकजी टीम में रिप्रेजेंट करते हैं और जनाब की लिस्ट अभी शायद अपडेटेड नहीं है। ये सवाल तो बात का है कि डॉक्यूमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स कहाँ हैं कहाँ नहीं, सवाल है गंभीर। इसलिए कंप्यूटर देख रहा है कि साहब ये साहब तो हैं, लेकिन वो कंप्यूटर तो मशीन है, उसको जो फीड कर दिया बोल रहा है एरर है, और एरर डिस्क्वालिफिकेशन, एरर को दुरुस्त करके देंगे। और एरर के दुरुस्त होने तक वो चाहेंगे तो फिर आपको डिटेंशन कैंप में रख देंगे, और डिटेंशन कैंप में रख देंगे तो एरर अक्सर जो है खवातीन का है। डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खवातीन की कमजोरियाँ ज़्यादा हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है पहले तो कंपैरेटिवली, है तो करेक्शन भी ज़्यादा है। तो अंदेशे अगर हो सकते हैं तो फिर उसमें खवातीन भी सद में आएंगे। अब ये जो किस्सा चल रहा है ये आज एनआरसी के नाम से कन्वर्ट हुआ, बहुत पहले से, तकरीबन ये 71 के बाद से डी वोटर के नाम से चल रहा था, डाउटफुल वोटर के नाम से। तकरीबन 2.25 लाख लोग थे उसमें। 2.25 लाख लोगों के केसेस, तकरीबन 20 साल तक केसेस लड़ने के बाद उसमें से 1 लाख के करीब केसेस सेटल हुए, और उसमें बमुश्किल 6000 लोग अपने आप को साबित नहीं कर सके। 94,000 हो गए। आज भी मैं जो गुफ्तगू सुन रहा हूँ, जो नेशनल लेवल की जो डिस्कशंस हैं, कि पहले तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थे 1 करोड़ से ज़्यादा है, 50,000 तो हैं ही घुसपैठी है और वो मुसलमान ही हैं, और उसमें करोड़ों करोड़ रुपये लगाकर, सारी मिशनरी लगाकर अब जो फिगर निकला तो उसको मुसलमान कायदीन भी एतमाद से और फ़खिया कहते हैं कि क्या निकला 1 करोड़ में से 19,67,000, उसमें से मुसलमान कितने निकले 6 से 7 लाख, और हम और कोशिश करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 लाख बचेंगे। 2-2.5 लाख 2-2.5 लाख लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं बना सकेंगे, उनकी शहरियत की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। और दर्स तो हम इसी बात करेंगे, इस्लाम वो है जो एक जान को भी इंसानियत के बराबर समझता है, और आखिर में जो बचेंगे तो 2-2.5 लाख लोग होंगे। अब मैं इस तस्करे से, इस जुमले के साथ इससे मैं आगे निकल जाता हूँ। तो ये सारी खबरें क्या अखबार पढ़ने के लिए है, ये इस तरीके से मौका मिले तो तकरीर करने के लिए है? ये तो जगह के कहती है कि रातों रात एक रिकॉर्ड दुरुस्त कर लो, इसलिए कि तुम्हारे धागे दोरे वो जिन लोगों के हाथ में वो शैतानी ज़हनियत रखते हैं। तो इसमें कितने एक्टिवली हम एक्टिव होते हैं, ये सवाल नहीं है। अब तो यानी ये कहना कितना मुनासिब होगा पता नहीं, लेकिन ये एक आम मिजाज बन गया कि आफत आ जाने के बाद देखेंगे। खुदा ना खास्ता, अब सवाल ये खुदा ना खास्ता जमान, तो बैठे बैठे देख रहा था यहाँ पे फलायाम ट्रस्ट एक लीगल आइडेंटिटी है, इसको लोग मुकफ़ल नहीं कर सकते। मगर क्या इन्होंने किराए पर लिया है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी बुनियाद पे वो क्लेम करे कि साहब यहाँ कैसे ताला डाल दिया? ये जमात नहीं है। लेकिन ये किस बुनियाद पर कहेंगे आप? जब लीगल फॉर्मेलिटी होगी कि एक लीगल आइडेंटिटी है, उस लीगल आइडेंटिटी ने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया है, तो बात होगी। तो जो खुद अपने उमूर के मुकल्लफ हैं,
उनके इत्मीनान पर, उनके सुकून पर अल्लाह ही मुतमईन हो सकता है कि मेरे बंदे कितने साबिर और शाकिर हैं। इसमें तो एक दूसरा इशू जो है, मैंने कहा कि एनआरसी के हवाले से, तीसरा जिसके लिए लोग ज़्यादा मुश्ताक हैं और वो उसका रीज़न भी है कि हम लोगों ने दौरा किया, और दौरा किया तो बात सुनना चाहते हैं कश्मीर की। तो मैं तेज़ी से पहले उसकी सिचुएशन ब्रीफ कर देता हूँ, फिर उसके थोड़ा सा पस मंज़र और फिर तकाज़े पर आ जाता हूँ। तो सिचुएशन तो ये है कि जो लोग करना चाहते थे उन्होंने बड़ी हद तक तो उसको अफशा ही नहीं होने दिया, लेकिन इतना बड़ा वाक़या करने के लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, और वो सिम्टम्स आ चुके थे। अब हम अगर नहीं देख रहे, आफत आई तो नहीं देख रहे, तो सिम्टम क्या देखेंगे। तो वहाँ पर फरवरी के अवाखिर में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर पाबंदी लगी। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ जो लाखों की तादाद में बिहारी और यूपी वगैरह वगैरह के लोग थे, वो सबको वहाँ से खाली कराया हुकूमत ने, ये छोड़ दो, यहाँ पर बहुत अब खदशात हैं। फिर ये हुआ कि यात्री जो गए थे उनको अचानक फिर बड़े बड़े जहाज लगाकर उनको वहाँ से निकाला कि अब तुम निकल जाओ यहाँ से। ये हुआ कि वहाँ की जो स्टेट की पुलिस है, स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर के लिए उसको डिसआर्म कर दिया। पुलिस के पास कोई हथियार नहीं है अभी। JNK की पुलिस जो है वहाँ पर जो है लाठी काठी के साथ रह सकती है, लेकिन कोई हथियार नहीं। तो चाहे हम इसका नोटिस ना लें, लेकिन कश्मीरी तो महसूस करता है, इसलिए वो क्राइसिस में बहुत दिनों से है, तो वो कुछ चीज़ों को महसूस करने लगता है। तो उनको इसका अंदेशा था कि कोई आफत आएगी। ऐसा भी अंदेशा नहीं था कि 370 इन टोटो रिवोक हो जाएगा, लेकिन वो जहनी तौर पर किसी हादसे के लिए तैयार थे। उसी का नतीजा ये है कि 5 अगस्त के बाद ऐसा उन्होंने मेजर रिएक्शन नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। हम जो समझते हैं कि वहाँ पर कर्फ्यू है, तो कर्फ्यू कभी रहा होगा, एक ज़माना होगा कर्फ्यू उठाए हुए। अभी जो है वहाँ के अवाम का एहतजाज है, हड़ताल है, और वो जो है फंक्शनल नहीं हो रहे हैं, और अपनी ज़रूरतों के लिए सुबह 6-7 बजे खोलते हैं और 9-10 बजे बंद कर देते हैं। अब उसके बाद में ना ट्रांसपोर्ट है, ना फ़ोन है। अब ग्रेजुअली कुछ आए, बीच में जब हम गए थे तब लैंडलाइन ओपन थे, लेकिन लैंडलाइन कितने लोगों ने बाकी रखे, तो बेशतर लैंडलाइन तो ऑफिशियल्स के पास थे। जो बाकी थे वो इतना ज़्यादा मॉनिटर हो रहे थे कि उन लोगों ने कहा कि अभी हमने कोई ऐसे ही जुमला कहा कि भी हालात से ऐसा हो सकता है, तो फ़ोन कट हो गया। फिर उसके बाद में हमने कोई ऐसी बात कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेशन के जो आज की कम्युनिकेशन के दौर में वो कम्युनिकेशन बिल्कुल मुनक़ता सा है। और फौज को यह अंदेशा था कि 370 के रिपील करने के बाद बहुत मैसिव रिएक्शन है, तो फौज बढ़ा दी गई थी, और वैली में ख़ास तौर पर श्रीनगर वगैरह में घर घर पर फौजी खड़े थे। तो अब लोग तो वहाँ से भी नहीं निकल पाए थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ऐसा भी हुआ कि हम पड़ोस के घर की खैरियत नहीं पूछ सकते, और अगर किसी की का इंतकाल हुआ तो उसकी तदफीन नहीं कर देनी। रेयर हुआ, लेकिन ऐसा मौका दिया है। लेकिन ऐसा कॉमन हुआ कि सब किसी की तबीयत खराब हुई, खुदा इंतकाल हुआ, तो 20-20, 25-25 दिन तक मालूम ही नहीं हुआ कि हमारे फुला अजीज का इंतकाल भी हो गया और उनका 10वां 20वां भी हो गया। तो कम्युनिकेशन की नौयत यह है कि हम एक मदरसे, ये एशिया सबसे बड़ा जो ग्रुप है वहाँ पर, तो उन आबा हसन साहब के पास गए, तो वो भी डिटेंशन में थे, हाउस अरेस्ट। तो मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, हम उनके मदरसे गए। तो उनके CEO बोले थे फुला मकाम पर हमको मैसेज देना था, तो वो आदमी को जाने आने का पैसा देकर भेजने पर 800 रुपये खर्च हुए, और 2 दिन लगे उसको वो मैसेज देकर आने के लिए। जो मैसेज व्हाट्सएप पर सेकंड्स में पास ऑन हो जाता है।
तो कम्युनिकेशन की वो सिचुएशन है, ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन ये है। जो बात पहले कहनी चाहिए थी लेकिन उसी से मैं दरमियान में उसकी वजाहत करके कंटिन्यू करता हूँ। डेलीगेशन जो गया था ये खालिद जमात का डेलीगेशन एक था। जमात के 3 अफराद थे, 8 अफराद पर मुश्तमिल था। 3 गैर मुस्लिम थे, 3 जमात के थे और 2 मिलत के दूसरे अफराद थे। तो उसमें उन हालात में ये था कि हम 8 अफराद का डेलीगेशन लेके घूमे, वो हालात के मुनासिब से नहीं था। तो हमने वहाँ हमको परेशानी नहीं हुई और गए थे। परेशानी ये है कि ट्रांसपोर्ट नहीं है, होटलें बहुत इक्का दुक्का खुली हैं, खाने के लिए जब जो जस्तजू से मिल जाए तो मिल जाता है। तो बहरहाल उसमें 3 गैर मुस्लिम हजरात थे। उसमें एक यूपी के रिटायर्ड IG पुलिस हैं, बहुत समाज के और बहुत एक्टिव है ह्यूमन राइट में, सरदारापुरी साहब। और इसके टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर साहब हैं प्रशांत कर्नल। एक प्रोफेसर हैं जिनकी रिसर्च कश्मीरी विमेन और चिल्ड्रन पर है, श्वेता वर्मा, वो थी। एक ओवैस सुल्तान थे, बहुत अच्छे एक्टिविस्ट हैं ये, हर्ष के और शबनम वगैरह के साथ बहुत एक्टिवली काम करते हैं। और एक खालिद सैफी थे जो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के एक्टिव आदमी है उसके। और जमात में मलिक मुतसिम खान, वासिफ नदीम और हम थे। हमने 3 ग्रुप बना लिए थे और अलग अलग लोगों से अलग अलग ग्रुप से मुलाकात करके चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समझ के खुलासे को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि कम्युनिकेशन ये प्रॉब्लम था और उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट का इशू है। तो वहाँ पर आपको श्रीनगर में जो फोटोज दिखाई जाती हैं तो वो सुबह के वक्त का मूवमेंट है। और दूसरा मूवमेंट वो है जो एक रोड है श्रीनगर का जिस पर सेक्रेटरीट, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो वहाँ बहरहाल रियासत भर के लोग आते हैं अपनी ज़रूरतों से, तो वहाँ हलचल होती है, कोर्ट, सेक्रेटरीट, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस वगैरह। तो उसी को दिखाते हैं, बस वो हाईवेज पर मूवमेंट है। इंटरनल तो बस्तियों में जाने में प्रॉब्लम ये है कि खुद वहाँ का लोकल ऑटो रिक्शा वाला भी जाने में 10 साल सोचता है कि उसका रिक्शा बचेगा या नहीं बचेगा। तो पहले खुद कम्युनिटी से जो एजिटेशन है उसका लिहाज करते हुए वो अंदर नहीं जा सकता। तो उसके कुछ मसाइल नहीं है। जब इतना लंबा लंबी हड़ताल होगी तो ये रोज़ कमाने वालों का मसला तो आएगा। तो उसमें ये भी है कि उन लोगों ने ये बताया कि सर हमारे लिए ये एहतजाज नई चीज़ नहीं है कश्मीर में, लेकिन हमने कहा ये लंबा हो गया ना। उन्होंने कहा नहीं, 16 में बुरहान वानी के बाद 6 महीने हमने एजिटेट किया था और 6 महीने बंद कर दिया। तो उनकी तैयारी तो 6 महीने से ज़्यादा की। हमने कहा उनका क्या करेंगे जो
रोज़ कमाते हैं, उन्होंने कहा हम लोगों की मदद करते हैं। और मेरा कई मरतबा का ऑब्जर्वेशन है कि श्रीनगर में कश्मीरी कोई भीख मांगता नजर नहीं आएगा। कश्मीरी जो मांगेंगे हमारे जैसे यहाँ से गए हुए बिहार के, यूपी के, ये लोग मांगते हैं, वो भी अब बहुत कम है। तो वो अपने भाइयों की मदद करते हैं। ये मदद वाकया ये है कि पूरी नहीं होती है, इसलिए कि आपने चावल, तेल, दाल दे दिया, हर चीज़ तो देते नहीं आप, जो अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी होती है। तो उनका वो जो ताउन का जज्बा है वो लोगों को बरकरार रखता है। हुकूमत की कोशिश तो यहाँ तक भी है कि जो हमने सुना कि थोड़ा मूवमेंट और ज़िंदगी नज़र आए, तो उसके लिए वो ऑटो रिक्शा वालों को और टैक्सी वालों को और रास्ते में जो रेडी लगाते हैं छोटे स्टॉल्स, उनको अपनी तरफ से पैसे देते हैं कि तुम लगाओ, कुछ ज़िंदगी नज़र आनी चाहिए। तो उसके अलग ये जो कैफियत है, उस कैफियत में ये है कि स्कूल्स बंद हैं। हमारे जानने वालों का यतीम खाना, हमने कहा यतीम खाना तो खुला होगा, तो यतीम खाना भी टोटली शट डाउन। हमने कहा भाई ये बच्चे क्यों चले गए? उन्होंने कहा हमारे पास जो बच्चे हैं उसमें ऐसा तस्वुर नहीं है कि आप यतीम का कोई गुस्सा नहीं आना, बाप नहीं है तो माँ है, माँ नहीं है तो बाप है, या तो उनके मामा है, चाचा है, खाला है, कोई ना कोई उनका सरगरा है। तो वो लोग ये समझते हैं कि इन हालात में बच्चों को वहाँ छोड़ने से अच्छा है कि अपने पास रखो, जो होगा अपनी नज़रों के सामने होगा। इसलिए स्कूल, कॉलेज सब बंद है उसमें। उसके बाद जो सिचुएशन है, तो उसमें मीडिया टोटली कंट्रोल्ड है, पेजेस कम हो गए हैं, और डेली उनके बाकी रखने के लिए ज़ाहिर है पब्लिक इश्तिहार तो मिलेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट का इश्तिहार है, पूरे पेज का इश्तिहार होता है सारा। और उसमें ये होती है कि भाई हम चाहते हैं, हमने मफाद के लिए किया है। हुकूमत अपने मौक़िफ़ की सराहत करती है उस ऐड में, और उस ऐड से एड मिलती है। अब उसमें जो अहम जितने लोग हैं जिस फील्ड के लिए, वो सब अरेस्ट हैं, पॉलिटिकल हो, जुडिशरी के हो, बार काउंसिल के या मीडिया के हो, सोशल हो, जमातें हो, हुर्रियत हो, तो ये काफ़ी बड़ी तादाद में PSA के तहत अरेस्ट हैं, जिनके फौरी बेल की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये खुद बार काउंसिल के हमने ज़िम्मेदारान से मुलाकात की, तो बार काउंसिल के जो सदर और नायब सदर हैं, वो मियाँ अब्दुल क़य्यूम साहब जो हैं, वो तकरीबन 80 साल के हैं। उनके हार्ट का, किडनी का, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स, लेकिन अब उनसे मिलने की भी इजाज़त नहीं। और वो तो वकला है, उन्होंने अपने बार काउंसिल के सदर के लिए बहुत ही मुस्तैदी से पैरवी की, लेकिन पैरवी करने के बाद दूसरे दिन जिस अदालत ने उनको इजाज़त दी मशरू, कि उसके बाद जो है हुकूमत के इंटरवेंशन के बाद इनको बुलाए बगैर, इनको सुने बगैर वो इजाज़त भी मनसूख हो गई, वो इजाज़त भी मनसूख हो गई। हम इस सियाह में मुख्तलिफ इशारे देते हुए अपना एहसास ये भी रखना चाहते हैं कि हुकूमत को हौसले के साथ चीज़ों को फेस करना चाहिए। वो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाने से उसका मौक़िफ़ भी कमज़ोर होता है, और वो अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और चीज़ें से दब नहीं सह पाती, कहीं ना कहीं शलीक होती है, और कहीं ना कहीं से बदनामी का सबब होगी। तो जुडिशरी प्रॉब्लम है, अरेस्ट मैसिव है, बहुत मोहताज जो लोगों ने कहा है, तो कहा है कि कम से कम 8000 बच्चे तो अरेस्ट हुए, और मैक्सिमम जो फिगर है वो तकरीबन 24,000 बच्चों का है। अरेस्ट का कारोबार भी चल रहा है कि सब जो लोग अरेस्ट किए जाते हैं बच्चे, पहले पुलिस स्टेशन के बाहर ही रखो, और उसके बाद में फिर दोनों भी यहाँ की और वहाँ की पुलिस मिलकर फिर उससे जो पैसा लो और पैसा लेके छोड़ो। अगर पुलिस स्टेशन चला गया तो रेट बढ़ गया, रिकॉर्ड पर आ गया तो फिर उसके बाद में 20-20, 30-30 लोगों की ज़मानत लाओ। ये सारी चीज़ें हैरेसमेंट की है। बच्चों में जो है टीनेजर्स भी हैं, इवन एक वकील साहब ने ये कहा कि 146 बच्चे जो हैं वो 8 साल से कम उम्र के हैं। तो ये गिरफ्तारियाँ, इसके बारे में भी लोग ये कहते हैं किस तरीके की गिरफ्तारियाँ हैं। जामे मस्जिद मुखफ़ल है, और उसके सामने जो है गेट के सामने वो बार वायर रखा हुआ है, डाला हुआ है कि कोई उसमें जा ना सके। तो सिर्फ खुतबा नहीं बल्कि नमाज भी बंद है कुछ मसाजिद, बेशतर मसाजिद तो खुली हैं, लेकिन जो नुमाया कुछ मस्जिदें हैं वो बंद भी हैं। तो ये है कि जो फसलें हैं
फसलों के मसाइल हैं, फसलें पक गई हैं, लेकिन अगर हुकूमत लेना चाहती है तो वेजिटेशन में बेचना भी नहीं चाहते हैं, सोशल प्रेशर है। हैंडक्राफ्ट का दूसरा बिजनेस है, काफ़ी चीज़ें तैयार हैं लेकिन उसमें उसके वो भी बेच नहीं पा रहे हैं। अगर बेचना चाहते हैं, कुछ सब्जियां हैं जो रूरल से निकलती हैं तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि ट्रांसपोर्ट बंद है, तो लोकल में जो बिक जाएगा वो बिक जाएगा। तो ये इस तरीके के मसाइल तो वहाँ पर हैं। दूसरा फिर हम लोगों की मुलाकात जो है दूसरी कम्युनिटीज़ से भी हुई, और जो पंडित हैं तो पंडित तो उनका तासुर जो है हमारे दूसरे साथियों ने जो लिया है, प्रसाद टंडन जी ने और दारावली साहब वगैरह ने, तो वो तो इससे खुश है कि साल ये फिर से ख़त्म हुआ। और दूसरे सिख हैं, तो मैं भी जो ट्रांसपेरेंट सिचुएशन इसलिए रख रहा हूँ कि हम अगर एनालाइज करें तो चीज़ों को समझ करते हैं। और ये है कि सिख इनके साथ हैं, लेकिन सिखों से जब पर्सनल इंटरेक्शन उन लोगों ने किया तो मालूम ये हुआ कि वो भी दिल से नहीं है, टैक्टिकली। तो सवाल ये है हिंदुस्तान की हुकूमत के सामने, हमारे मुल्क की हुकूमत के सामने, कि जो 70 साल से कश्मीर हमारे पास है, हम अपने रवैये से उसको एतमाद में क्यों नहीं ले सके? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। उसको कांग्रेस बोल के रुखसत नहीं हो सकती। वैसी जो है वहाँ की अक्सरियत को जवाब देना पड़ेगा कि सिखों की वो आबादी आपके साथ टैक्टिकल क्यों रह रही है, वो दिल के साथ आपके साथ क्यों नहीं है। अब उनके अपने अपनी शिकायतें हैं कि साहब जॉब का इशू है, रिजर्वेशन का इशू है। फिर हम अगर इसमें आज़ादी की तरफ आते हैं तो उसमें चलिए एक अच्छी बात है जो मैं थोड़ा सा अपना एहसास शेयर कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक हो, जैसे इमरान साहब ने नसीहत की है अब्दुल्ला जावेद को कि साहब आप ये क्यों नहीं कहते, ये कहते हैं। अब वहाँ पर ये है, वो सीख ये कहते हैं कि जब हम जमा होते हैं हुर्रियत के साथ तो वहाँ नारा ये लगता है कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, और हम क्या चाहते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा, और नारा क्या लगता है, अल्लाहू अकबर। तो वो ये कहते हैं ये आज़ादी की हद तक तो ठीक है, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा हम कैसे लें, और जो है हम इसके अल्लाहू अकबर का नारा कैसे लगाएं। तो जब आप रूरल सोसाइटी में हैं तो रूरल सोसाइटी का अप्रोच क्या है कि जिससे आप उनको माइल कर सकें और स्ट्रेंथ को आप कन्वर्ट भी कर सकें। तो बहरहाल मुख्तलिफ उनके एहसास में से एक एहसास मैंने आपके सामने ये भी शेयर किया कि ये अब इसी एहसास से चलिए मैं अपनी बात को अपने कंक्लूजन की तरफ लेकर चलता हूँ कि कश्मीर में वैली में स्पेशली मुस्लिम अक्सरियत है, इक़्तिदार भी आपके पास है, लेकिन अक्सरियत का अप्रोच ऐसा ही होता है कि वो अपने आप में गुम होती है और अक़लियत की उसको फिक्र नहीं होती, चाहे वो मुसलमानों के ममालिक हो। मैं बांग्लादेश गया था तो मैंने वहाँ पर देखा माइनॉरिटीज़ एसोसिएशन। तो यहाँ जो माइनॉरिटीज़ एसोसिएशन देखते पहले मुसलमान का नाम नज़र आता, तो वहाँ मुसलमान का नाम नहीं है, और यहाँ हिंदू का नज़र नहीं आता, वहाँ हिंदू का पहले लिखा हुआ है, इसलिए कि हिंदू वहाँ का माइनॉरिटी है, बांग्लादेश का माइनॉरिटी है। लेकिन बांग्लादेश से सवाल तो है कि बंगाली स्पीकिंग इतना हिंदू भारत क्यों आ रहा है? जो अमन के, जो इंसाफ के, जो है हक के अलंबरदार थे, उनकी पनाह में रहने वाले क्यों उस पनाह से भाग रहे हैं? अब यहाँ पर यह है कि जो लोग इस्लाम के अलंबरदार हैं, अगर वो चीज़ नहीं दे सकते तो हम ये कैसे तवक्को करें कि निज़ाम देगा? खुद यहाँ पर जब अक़लियत में है तो ये सवाल हमारे सामने है कि इस निज़ाम से कैसे तवक्को करें कि वो कुरान पढ़कर इंसाफ करना शुरू कर दे कुरान के मुताबिक। इसलिए यहाँ का फितरी तकाजा यही है कि माइनॉरिटी होने के नाते, और वो भी एक ऐसी माइनॉरिटी जिसका पस मंज़र है, और पस मंज़र ये है कि उनको ये समझाया पढ़ाया जा रहा है कि ये मुल्क तो हमारा था, ये बाहर से आए, सदियों हुक्मरानी की, उसके बाद कन्वर्ट किया और लाखों करोड़ों की तादाद में पनप गए, और जब आज़ादी का सवाल आया तो फिर हुक्मरानी की बात कर रहे थे, तो हमने इनकी हुक्मरानी से बचने के लिए इनको अपने मुल्क का हिस्सा दे दिया। अब मुल्क का हिस्सा दे देने के बाद और क्या देंगे इनको? यहाँ इस नफ्सियात को जिनके दरमियान है, उस मेजॉरिटी की नफ्सियात को सामने रखना चाहिए। वो कहते हैं दे दिए ना, अब और क्या होना, और फिर मांगेंगे आप।
और आप कहते हैं कि हम जो है यहाँ पर बाय चॉइस है। अरे तो बाय चॉइस है तो हमने आपको रखा ना यहाँ। अब बाय चॉइस इसलिए है कि फिर आपको सीएम बनाए, फिर आपको पीएम बनाए, फिर आपको ये दिया जाए, तो ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं आप रुके, अपनी मर्जी से रुके, और हमने आपको रुकने दिया। आप जाना था ना, चले जाओ, नहीं गए तो अब चले जाओ, कौन लेता देख। लेकिन यहाँ क्यों आप हमको दस्तूर बता रहे हैं और क़ानून बता रहे हैं? और दस्तूर और क़ानून तो वही बताता है जो कमज़ोर होता है। जो ताकतवर होता है वो तो खुद क़ानून और दस्तूर होता है। इसलिए तो जिस माहौल में इस दर्जा नफ़रत है कि एक मुसलमान या इस्लाम सबसे ज़्यादा नापसंदीदा नज़रिया या कौम है, इसलिए नज़रिया तो समझा ही नहीं उन्होंने और हमने समझाया नहीं। तो जो गलत फहमियाँ हैं वो गलत फहमियों ने तो नफ़रत के अंबार लगा दी। उसमें वो गलत फहमियाँ दूर करने की बजाय अगर हम क्लेम ही करते रहें तो हमको खुद बात मदरास याद आता। उसको कितना एनालाइज करें, कितना रेलेवेंस बनाए, वो अलग गुफ्तगू का टॉपिक है। लेकिन आफियत इसमें नज़र आती है कि सब मुतालबों से दस्तबरदार हो जाओ, और दस्तबरदार हो जाओ तो किसान भी शहरी बन के रहो। तो फितरी तकाजा तो ये कश्मीरी हो या हिंदुस्तानी मुसलमान, एक बहुत अच्छी बात वहीं पर एक हमारे मिलने वाले हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात की। अब अच्छी बात सबको अच्छी लगे ज़रूरी नहीं है, आदमी के अपने अपने मिजाज का मुताल्लिक़ नहीं होता। उन्होंने ये कहा कि आप हिंदुस्तान से आए, आपकी जज्बात की हम कदर करते हैं। बल्कि उससे पहले एक एक्सपीरियंस और एक हमारे मिलने वाले सीनियर आदमी हैं, बहुत मैच्योर्ड आदमी और बहुत काम है समाज में उनका। उनसे मिले, इतने जज्बाती, उन्होंने बोले क्यों आए आप? हमको कुछ नहीं चाहिए, हिंदुस्तान चाहिए ना, हिंदुस्तानी चाहिए, हिंदुस्तान का मुसलमान भी नहीं चाहिए। आप भी क्यों आ गए? हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो हिंदुस्तान का जो मुस्तक़िल मिलने वाला है। हम बोले नहीं, क्या तरीक़ा है तुम्हारी बात करने का? नहीं कुछ नहीं मुस्तफ़ा साहब, माफ़ कीजिए, अब हमको हिंदुस्तान नहीं चाहिए। और आपके जितने हिंदुस्तान नवाज थे ना आपके, वो फ़ारूक अब्दुल्ला जो है वो आरती उतारता था, वो फ़ारूक अब्दुल्ला भजन गाता था, वो फ़ारूक अब्दुल्ला डांस करता था, उसको जाके पूछो हिंदुस्तान चाहिए। तो कहने लगे कि साहब आज की तारीख में कोई हिंदुस्तान नवाज अगर है तो बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। हम तो समझते कि मिलेगा नहीं। और पाकिस्तान नवाज कब थे? पाकिस्तान नवाज बढ़ गए इमरान की तकलीफ से, मिलत भी बहुत जल्दी मुतासर होती है। तो उन्होंने कहा मैंने भी आपके पास ये फ्रस्ट्रेशन ही है या कोई सोल्यूशन? क्या सोल्यूशन है? बोले क्या सोल्यूशन? हमारे पास दो ही सोल्यूशन है, या तो मरेंगे या आज़ाद होंगे, मार डालोगे। बोले यार ये खुदकुशी की बातें कर रहे तुम, होगी तुम्हारे नज़दीक खुदकुशी। अब चूँकि से ताल्लुक़ है तो हमने भी थोड़ी सी उनको फरमाइश की कि ठीक है आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन तुम जज्बाती हो रहे, तुमको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए वगैरह। लेकिन ये बहुत मैच्योर आदमी है। बोले आपको क्या मालूम हम पर क्या गुजरती है, कैसे रात में घेर लेते हैं, कैसा किसके साथ क्या होता है, हमारे बच्चों का क्या हो गया, हमारी बच्चियों को क्या हो गया, हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल का क्या हो गया, आपको क्या मालूम है? बोले नहीं मालूम है तो कुछ पढ़ लेते हैं हम और कुछ आपसे मिलकर भी सुन लेते हैं। तकलीफ तो जितनी आपको है कुछ कम से ही हमको भी है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन तो सोल्यूशन नहीं है ना। उन्होंने कहा होगा फ्रस्ट्रेशन आपके। इस तरीके के साथ रखने वाले लोग, एक साहब ने कहा कि हमारी तकलीफ की फिक्र मत करो, हम तो आगे हैं, आप अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखिए। इधर कश्मीर का के अल्फाज में सुना, उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले में दिलचस्पी लेके अपने हाथ मत जलाइए, आप जाइए, वहाँ जो सिचुएशन डेवलप कर रही है और करेगी, आप उसको सहार नहीं सकेंगे हिंदुस्तानी मुसलमान। हम यहाँ कश्मीर में सहार लेते हैं और उसकी वजूहत है। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर में जहाँ जिस इलाके में हैं, इस इलाके में हमारी आबादी स्ट्रेंथ है, उससे एक हौसला होता है। ठीक है, हम वैली की बात कर रहे हैं, जम्मू की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम कंसोलिडेटेड हैं। उन्होंने कहा कि हमारा इशू भारत माने ना माने, लेकिन इंटरनेशनल इशू है, यूएन इशू है। इसलिए दुनिया हमारे मसले की तरफ देखती है और दुनिया बोलती है। आपके मामले में कोई बोलेगा और मोदी जी बोल देंगे कि इंटरनल है तो कोई बोल नहीं सकेगा। हमारे मामले में दुनिया बोलती है। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, कमज़ोर है, ताकतवर है, लेकिन मुल्क है।
हमारी सरहद में, तुम्हारे पास क्या है? इसलिए जाओ अपनी जिम्मेदारी। तो गर्ज ये है कि जो सेंटिमेंट्स हैं, ये हक़ाइक़ हैं, मैं तो उन चीज़ों में ज़्यादा नहीं, बल्कि हमारे साथियों ने कहा कि चलो अपन कुछ विक्टिम से मिलेंगे। मैंने कहा यार मैं बहुत विक्टिम से मिला, और जब मैं विक्टिम्स के लिए कुछ कर सकता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ ला के दे सकता हूँ। ना वो पैलेट गन के बच्चों की मैं आँख लौटा सकता, ना माजूर के हाथ पैर लौटा सकता, न किसी बेटी की इस्मत लौटा सकता, मैं ये किस्से नहीं सुन सकता। इसलिए कि मुझे इससे बहुत गुस्सा आता है, और जब कोई चीज़ अगर सॉलिड हल नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन होता है। तो जो चीज़ मालूम मारूफ है उसमें मैं क्यों झाँक कर लूँ? लेकिन सवाल ये है कि जहाँ आप हैं वहाँ की सिचुएशन के हवाले से आपको बहुत सी चीज़ों को समझना होगा। बहुत सी चीज़ों के पस मंज़र ये 370 क्या है, 35A क्या है, ये जिस तरीके से वहाँ के सवाल हैं, लेकिन मुल्क के हवाले से तो हमारे लिए बहुत कम लोग जानते हैं, ना मुसलमान ना हिंदू। इसीलिए तो मिसलेट करना आसान है, इसलिए मिसलेट करना आसान है। लेकिन उनके छोड़िए हमारे क्या क्या चीज़ें हैं, तो वही दस्तूर हमको नहीं मालूम ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हमको नहीं मालूम कि इन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस की हैसियत क्या है। यहाँ भी करने के लिए जो कैडर जो यहाँ पर प्रैक्टिस में है उसको हटा के गुजरात का कैडर लाया जाता है। जो पूरे 60 साल की उम्र होता गुजरात का कैडर नहीं रहेगा, कैडर चेंज होगा। 2 साल में, 4 साल में, 8 साल में, 10 साल में चेंज होगा ना। लेकिन जो चेंज होगा तो जो था वो जाएगा, जिसको आना है वो आएगा। आप कहाँ? जहां से जिस सिस्टम के तहत चीजें सिक्योर होती हैं उस पाइपलाइन में आप कहाँ, उस प्रोसेस में आप कहाँ? आपने दस्तूरी फैसला तो कर दिया अमेंडमेंट का, अमेंडमेंट का फैसला आपने पॉलिटिक्स का भी कर दिया, अमेंडमेंट का फैसला आपने की पोस्ट का और ये इंस्टीट्यूशंस का भी कर दिया। लेकिन आपने उसको कितना भी अडॉप्ट किया। मिल्लत की सिचुएशन तो छोड़िए, मिल्लत की, मैं मिल्लत का आपका को रोना नहीं होता, मुझे रोना आता है अपने आप पर कि जो इसके शऊर के दावेदार है, अलंबरदार है और बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। मैं जमात इस्लामी को बहुत बड़ी ताकत समझता हूँ, और इसलिए समझता हूँ कि उसकी बुनियाद भी मेरे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचने के बाद जो वहाँ पर मीसाख किया, जो कोलिशन बनाया, उस कोलिशन में मुसलमानों का तनासुब जस्ट 5% था, लेकिन 5% ने लीड किया था। उसवा ये कैडर, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये विजन मुसलमानों में किसी के पास नहीं है जो सारी इंजीनियरिंग कर सकता है। लेकिन उसका एक टॉपिक तो हो, इससे ओवरकम करने का टॉपिक तो हो। वरना ये है कि ये 35A जो है ये कोई भारत सरकार ने नहीं दिया था कश्मीरी को, ये डोगरा राज में हुआ, ये 1927 से 32 के दरमियान। और राजा ने डिसाइड किया ये उस वक्त का कि इस रीजन में न कोई दूसरी रियासत का आदमी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, गैर मनखुला प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा सकती, न वो यहाँ जॉब हासिल कर सकता है, न यहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकता है। ये रिजर्वेशन कश्मीरियों को भारत के संविधान ने और भारत ने नहीं दिया, उसी राजा की रिवायत थी, और वो रिवायत पर वो मुतमईन थे। 370 बाद का डेवलपमेंट है। लेकिन आज तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने जैसा दावा भी किया कि साहब ठीक है, अब तो हमने एक भारत कर दिया, अब वहाँ जाकर हम घर भी बनाएंगे, बिजनेस भी करेंगे और बेटियाँ भी करेंगे। अब वैली में तो इतना आसान नहीं है। अब ये भी कहना बहुत आसान है कि इतना आसान नहीं है, मुखालिफ माहौल में कौन मरने को जाएगा। अगर उनको करना ही है तो फौज को वहीं रखेंगे, आपको गली के बाहर नहीं निकलने देंगे, और वो जितनी लैंड्स पड़ी हैं उसको डेवलपमेंट करेंगे, उसको सिक्योर करेंगे। तो सेटलमेंट करना क्या मुश्किल है, इजराइल ही कर रहा है। कितना फ़लस्तीन बचा है? जो फ़लस्तीन था वो कितना बचा है?
तो ताकतवर कौमें करने का हुनर भी जानती हैं, तो उनके सामने अगर अंदेशे हैं और हिकमत अमली है तो वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बहरहाल इसी एहसास के साथ मैंने कहा था कि मैं ख़त्म कर लूँगा घंटे भर में, तो मैं अपने 2-4 मिनट में इसको ख़त्म कर रहा हूँ इस वजाहत के साथ कि हमको चीज़ों को तहम्मुल के साथ, हौसले के साथ, तामीरी अंदाज से वर्कआउट करना चाहिए। उसके जो तकाज़े हैं वो वही है जिसको हम सीरत कहते हैं, उसको तफसील से गुफ्तगू करना चाहिए कि जब भी सिचुएशन क्या हो तो क्या करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझने की एक मिसाल देता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना है और मैं जिस मीसाक़ का हवाला किया, वो मीसाक़ में मेरे मुताले में कोई सिंगल कम्युनिटी और सिंगल इंडिविजुअल नहीं है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लोर ना किया, बल्कि जितनी पार्टीज़ हैं वो सब अलाइंस में हैं, वो सब इधर मदीना और मक्का में उनको तय करना है। ना सिर्फ वो सिर्फ अलाइंस में है, कोई उसमें अनटचेबल नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से जो एक्सटेंड किया और अतराफ के देहात जो मदीना के मार्केट पर डिपेंड करते थे, वो तो नेचुरल है डिपेंडेंस, तो उन कबाइल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेस करके कहा कि तुम हमारे हलीफ बन जाओ, और तुम हमारे हलीफ बने तो तुमको तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा काम, हमारा साथ देना तुम्हारा काम। हर एक इंडिविजुअल को एड्रेस करके इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ एड्रेस किया। रिवायात में ये बात आती है कि कुछ कबाइल का ताल्लुक़ जो है अहले मक्का से था, मुशरिकीन से था। उन्होंने कहा हम तो उनके हलीफ हैं, हम आपके हलीफ कैसे हो सकते हैं? तो उसका खुलासा ये है तालीमात का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ादी के नाम पर ये नहीं दिया फिर अच्छा ना बहुत अच्छा आप उनके हलीफ रहो और हमारे इलाके में रह के हमारे खिलाफ भी साजिश करते रहो। आप सोचेंगे कि नहीं ये नहीं चलेगा, अब आप हमारे इलाके में हैं, हमारे इलाके में हम आपको फिक्री आज़ादी तो दे सकते लेकिन आपको वो सियासी आज़ादी नहीं देंगे जिससे हमारी खुदकुशी हो जाएगी। तो आपको ये अश्योर करना पड़ेगा कि जंग हो तो तुम अहले मक्का का साथ नहीं देंगे तो तुम उनके साथ रहो। हम नहीं बोलते रिश्ता तोड़ो, लेकिन ये मिनिमम अश्योर करना पड़ेगा कि तुम अहले मक्का का जंग में साथ नहीं देंगे। और इतना तो हम आपको पाबंद करते हैं और पाबंद नहीं होते तो आ जाओ फिर सामने। तो क्या करते हो, क्या करते? उन्होंने वो कंपल्शन को कबूल किया, वो कंपल्शन कबूल करने से मदीना की रियासत एक्सटेंड हुई। एक्सटेंड होते होते कुरैश के काफिले तिजारत जिस शाहरा से गुजरते थे और वो शाहरा जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत का हिस्सा है। और ये ज़माने क़दीम से स्ट्रैटेजी है कि किसी की सल्तनत से उसकी इजाज़त के बगैर नहीं गुजर सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के काफिलों को पाबंद कर दिया कि इधर से जाएंगे तो महफूज नहीं रहोगे। मुख्तलिफ जो सराया है और जो गज़वात है, तो आप सब ने सीधे मैसेज दे दिया कि बी केयरफुल, ये हमारा इलाका है। जब कुरैश ने देखा कि तिजारत तो हमारा ज़रिया है हज के अलावा, तो कुरैश ऐसी शौकिया नहीं आगे बदल करने के लिए। असहाब सिया ने लिखा है कि बड़ी वजह यह है कि उनकी तिजारती रास्ते मजबूत कर दिए गए। तो जिनसे जिनसे अलायंस हुआ, हर एक से अलायंस करने का ये मतलब नहीं है कि हमने उनके अकीदे को मान लिया। उनको तो रोज़ बोल रहे थे गैर मग़दूबी अलैहिम वला ज़ालिमीन, लेकिन स्ट्रेटेजिकली जहाँ जितनी ज़रूरत थी उनसे वो इंजीनियरिंग कर रहे थे। वो इंजीनियरिंग मत करके फैसला कर दो हमने तुम्हारी तायीद कर दी और तुम्हारी तायीद हमारा शेल्टर है, वो खुद महफूज नहीं है, वो क्या हिफाजत देंगे? वो खुद स्ट्रेटेजी के प्रेशर में है और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और क्या करेंगे? वो भी क्या करेंगे? जुल्म ज़ईफ़ी के शरीक तो वो भी हैं। सवाल उनकी कमज़ोरी का और उनकी जो है लालच का या उनकी फरेब और दगा का नहीं। सवाल ये है कि सारी चीज़ों के विजन के फिरासत के अमीन आप थे, आपने क्या वर्कआउट किया और कैसे इंजीनियरिंग की, तो फिर नतीजा ये निकले कि वो नतीजे में अच्छा ये बात करते हैं तो इसको भी हम सिर्फ जंग तक देखते हैं। मैंने कहा सीरत को कई डायमेंशन से देखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात की आज अब्दुल रज़ाक, करना भी चाहिए उसका माशाल्लाह, फील्ड भी है। आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जंग को नहीं, सियासत को नहीं देखा,
आप सल्लम तालीम के बारे में उतनी सीरियस है, आप सल्लम मईशत के बारे में उतनी सीरियस है। आपको याद हो तो मैंने इज्तिमा अरकान में उसी वक्त बात जहन में आई थी तो कह दिया था, यहाँ भी दोहराया एक आध मरतबा कि मतलब वो महाजरीन गए थे, उनका खुलूस और इस्तिकामत कि वो रिश्ते घर बार सब छोड़ देते। लेकिन ये दुनिया जो है, ये तस्वुर ये नहीं है यहाँ पर कि यहाँ बेजार रहना है। आपसे ज़्यादा दुनियादार इस माना में कोई ना हो कि आपसे ज़्यादा हुस्न इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता, आपसे ज़्यादा सलीका, हुस्न, आराइश, तकल्लुस आपसे ज़्यादा देने की किसी का कि हिस्सी ना हो। अपनी ज़ात को आप महबूब कीजिए, दुनिया को तो ऐसा संवारिए कि यही जन्नत है इसको। तो ये दुनिया के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया, मैंने कहा, मेरे माँ से कहा कि वहाँ पे तो महाजरीन गए तो 5 साल में उनको बड़े बड़े घर मिले, क्योंकि पूरे यहूदियों को मदीना से खाली होने में 5 साल भी नहीं लगे। उन्होंने पैदाइशी की एक करके 4-4.5 साल में सबका हिसाब कर दिया नबी का। और हिसाब करने के माना ये है कि उतने पार्टनर्स को माइनस करके स्ट्रेंथ बढ़ाई। कोलिशन की इंजीनियरिंग की शान ये है कि शुरू करो तो 5% थे, लेकिन चंद सालों के अंदर वो बड़े बड़े पार्टनर आउट और हम सबसे बड़े पार्टनर हैं। इतने बड़े पार्टनर हैं हम कि अब हम निकलेंगे तो अपने बल पर निकलेंगे और फतेह मक्का करेंगे तो जंग करने की बारी नहीं है, और मस्जिद आबाद करेंगे तो किसी जसारत नहीं होगी कि हमारे भगवान के साथ ये क्यों करें। तो वो सारी चीज़ों में ये है कि मकान ही नहीं मिला। आप देखिए सूखे मदीना को देखिए कि आप सब ने मार्केट कैसे डेवलप किया, मईशत कैसे कैप्चर की। वो यहूद जो बहुत माहिर और मशाह समझे जाते थे, आउच हो गए मदीने की मार्केट से, और उनको आउच करने वाले महाजरीन थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में थे। तो कौन सी ऐसी फील्ड में है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरफ नज़र किया और स्ट्रेंथ ना दी हो। ये सारी स्ट्रेंथ मिलकर वो कुल बनता है। ना वो तन्हा दावत से बनता है, ना वो तन्हा तालीम से बनता है, ना वो निजी सियासत से बनता है। जब हम निज़ाम कहते तो उस निज़ाम के कई ज़ाविये और डायमेंशंस हैं। वो डायमेंशंस को उनके मुताल्लिक़ीन के ज़रिए से अगर आप लिफ्ट करेंगे, डेवलप करेंगे, इम्प्रूव करेंगे तो आप असर्ट कर सकेंगे, और असर्ट कर सकेंगे तो कन्वर्ट कर सकेंगे। और कन्वर्ट करने के लिए मेरी तो दरख्वास्त ये है कि पहले इस निज़ाम को ही समझ लीजिए, इस समाज को ही समझ लीजिए। समाज को समझेंगे तो आपको मिलेंगे कौन से जो है पहली प्रायोरिटी के, कौन से दूसरी प्रायोरिटी। और वो इंजीनियरिंग कर रही है बीजेपी, वही कर रहा है सब। अब सिचुएशन ये है, जैसे मैंने कहा ना कि वहाँ पर सेटलमेंट होंगे और वहाँ डिलिमिटेशन पर काम हो रहा है। उनकी कोशिश ये है कि वो जो तकरीबन 80 के करीब सीटें हैं, तो ये वादी में अगर 47 है तो इधर जम्मू में वो कुछ 33 है। अब ये 33 और 47 में जो फ़र्क है, तो अगर वादी के 7 कम कर दिए तो वो 40 हो जाते, तो 8 कम करना पड़ेगा। 8 कम करके ये 33 में मिलाना पड़ेगा, तो ये 33 क्या हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे, और वो जो 47 थे वो 39 हो जाएंगे। अब करना क्या पड़ता है, डेमोग्राफी तो बहुत सीरियस चेंज कर रहे हैं। आपको सामने में अगर कुछ यानी इसमें उनका जो तहम्मुल, कंसिस्टेंसी, कंसर्न है, उसी के सबब तो वो यहाँ तक आए हैं, और आए हैं तो सिर्फ सत्ता में नहीं, इंस्टीट्यूशंस पर बैठे। तो आप इसकी अगर डेमोग्राफी देखेंगे, मैं 1-2 फिगर आपके सामने रख देता हूँ आपको कश्मीर के। तो एक बहुत अच्छा नुकता वो किताब में ये आया, ये भी अल्लाह का निज़ाम है कि उनकी फाइंडिंग ये है कि दुनिया में जितने कॉन्फ्लिक्ट लैंड्स हैं तो वो 60% मुस्लिम है, और जितने कॉन्फ्लिक्ट जोन हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो पीसफुल एरिया के मुकाबले में ज़्यादा है। पीसफुल दुनिया का पॉपुलेशन ग्रोथ एनेबल इनके मुकाबले में कंट्रास्ट है। थोड़ा दोनों फिगर भी, मैं फिगर भी आपको दे देता हूँ। वो कहते हैं कि सब जापान में एनुअल ग्रोथ 0% है, जर्मनी में 0% है, रशिया में -0.5% है, अमेरिका US जो है 0.9% है। ये मसला सिर्फ जो है ईसाई दुनिया का नहीं है। वो कहते हैं कि सब इंडोनेशिया का परसेंटेज जो मुस्लिम डोमिनेंट है 1.1%, ईरान खालिस मुस्लिम है जो भी है मसलक के अतबार से, तो अमेरिका का 0.9 है, ईरान का 0.8 है।
लेकिन ये कहते हैं कि इराक का ग्रोथ 2.9% है और अफगानिस्तान का 2.6% ग्रोथ, और ये मामला कश्मीर का भी है। लेकिन मामला ये है कि जब उसमें आप जाते हैं जम्मू में, तो 1941 में जम्मू में मुस्लिम पॉपुलेशन 39.59% था। आज जम्मू का पॉपुलेशन 5.68% है। 40 का जो है 5.5 हो गया। उसका कठुआ का जो है 25 था, 8 रह गया। राजौरी का 80 था, 60 रह गया। तो ये एरिया जो इधर से कर रहा है इमर्ज, तो ये डेमोग्राफिकली वहाँ इन्होंने ये बात कही अब्दुल गनी भट्ट साहब ने, प्रोफेसर साहब ने, तो कहते वो कश्मीर बहुत बुरा बन रहा है, कश्मीर ही बुरा बन रहा है, उसको शौक नहीं हथियार। अब 70 साल में भारत जो है सब कुछ कर चुका, धमकियाँ दे चुका, लालच दे चुका, लेकिन वो हमारी रूह को नहीं खरीद सका। हमारी हम पसंदी के लिए आज की तारीख में भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और वो वाजपेयी जी का हवाला दिया आगरा समिट का। आगरा समिट का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि सर जम्मू भी यहीं छोड़ दीजिए, लद्दाख भी छोड़ दीजिए, वैली ले लीजिए, और वैली जो है वो भी फुल फ्लेज कंट्री बोल के मत लीजिए, बल्कि उसको जो है सेल्फ गवर्नेंस का इख्तियार है, और LOC ऑफिशियली वही रहेगी, लेकिन दोनों कश्मीर में इंटरेक्शन हो जाएगा, दोनों भी उनको सेल्फ गवर्नेंस के लिए छोड़ देंगे और इंटरनल मैटर्स को वो देखेंगे। कोई अदरवाइज एक्टिविटी वो ना करें, इसलिए पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीर ये तीनों का मिलकर एक मैनेजिंग बोर्ड होगा जो ये केयर लेगा कि इधर की पॉलिटिक्स उधर की पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही, आप सेल्फ गवर्नेंस में एंजॉय कीजिए। तो कश्मीरी में एक हिस्सा वो भी है जो ये समझता है कि कांग्रेस तो नहीं कर सकती थी, अगर कर सकता है तो संघ कर सकता है, और हुआ तो ये हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि साहब वो जो डिलिमिटेशन वाली इशू है, उन्होंने निज़ाम को जो समझना, आप देखेंगे ना तो रिजर्व के कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखिए, भारत में डिलिमिटेशन को देखिए, सीधा सीधा मजाक है मुसलमान। कई कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी है जो SC के लिए उसको रिजर्व कर दिया, और वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 40% 45%, लेकिन SC रिजर्व है। और कई कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जो SC रिजर्व है, लेकिन वहाँ पर दलितों की आबादी मुसलमानों के मुकाबले में बहुत कम है। इसका तकाजा क्या होना चाहिए? तो जहाँ कंसंट्रेशन है वहाँ पर ले लो। डिलिमिटेशन क्या है कि जहाँ जिस आबादी को काटना है उस कंसंट्रेशन को ख़त्म करने के लिए उसके टुकड़े कर दो, 4, 6, 8, और मेजोरिटी के साथ बांट दो। अब वो लोग वो सरहद बदल गई उसकी वार्ड की, तो ये वार्ड चाहे लोकल बॉडी का हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, उससे तो आप इस सिस्टम के अंदर फिर फाइट नहीं कर सकते। तो फाइट करने का मौका कब है? जब नोटिफिकेशन आए कि हम डिलिमिटेशन कर रहे हैं, तब एरिया को कंसोलिडेट करके लीजिए, प्रोटेक्ट करके लीजिए, तो वो फिर इंजीनियरिंग होगी। तो ऐसे कई कंसर्न हैं, वो कंसर्न यही चाहते हैं कि जिस समाज में काम करने के हम दावेदार हैं, पहले समाज को समझ लें, निज़ाम को समझ लें। ये दावत भी आसान होगी और सियासत भी आसान होगी, लेकिन वो नहीं करते हुए बात पेश करेंगे, तो फिर वो बात पेश करने के लिए ना इंडिविजुअल की वो शख्सियत अपीलिंग है, न समाज कोई कशिश रखता है। तो कोई अगर आमादा भी होता है तो बोलते हैं इनके पास जाना क्या, और ऐसे हो जाना। तो ये सारी चीज़ों को समझकर बरीज करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसी बहुत सी चीज़ों को समझने और उससे उभरने और परखने की तौफीक अता फरमाए। वाह दावाना।